हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है। हमारे सभी साथी, सभी विद्यार्थी, एमटीएस हवलदार की तैयारी करने वाले सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आप सभी लोग आ जाइएगा। सभी साथी जल्दी आ जाओ, बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आज का। हाँ, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का। आप सभी साथी जल्दी से एक बार आ जाएंगे और एक बार सभी लोग शेयर कर दो क्लास को। तुम्हारा जोश ना कुछ कमजोर पड़ता जा रहा है। मैं पिछले कई दिन से देख रहा हूं कि पहले शुरुआत में तुमको लगा था कि देखो अभी 2 दिन में पढ़ाई करके हम नौकरी ले लेंगे। ये सबसे बड़ी कमी होती है विद्यार्थी की। उसे लगता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सब कुछ हो जाता है या 1 दिन में सब कुछ हो जाता है। विद्यार्थी से एक बात कही जाती है कि 1 दिन में नहीं होता, लेकिन 1 दिन जरूर होता है। 1 दिन जरूर होगा। तो उस 1 दिन लाने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जब आप कुछ दिन मेहनत करते हो उसके बाद छोड़ देते हैं तो ये दिखाता है कि आप उसके प्रति गंभीर नहीं है, या फिर उसकी रणनीति आपको नहीं पता, या फिर आप उस दिशा में ही नहीं जाना चाहते। आपके पास कुछ और विकल्प हैं। तो मैं कहूंगा कि कुछ और विकल्प हैं तो बेहतर होगा कि फिर उन विकल्पों पे मेहनत करिए, फिर इधर मत आइए। क्योंकि ऐसे नहीं फिर आपका काम चलेगा कि 2 दिन आए, 4 दिन नहीं क्लास ली, 3 दिन ले ली, फिर अगले दिन छुट्टी मार दी। ऐसे क्लास नहीं होती। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का एग्जाम बहुत ही नियमित एग्जाम होता है, रेगुलर एग्जाम होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा और नया फॉर्म भर के फिर सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें लगातार मेहनत करते हैं बहुत सारे विद्यार्थी। तो आप लोग, हाँ, 2 दिन से क्लास नहीं चली थी। कल्पना कैसी बात करे बेटा, कल संडे था, परसों मॉक टेस्ट नहीं हुआ था सुबह 10 बजे से लेकर और 3 बजे तक शाम को, जिसमें आपके कुलजीत सर ने, सॉरी, इसमें आपके पुलकित सर ने, मैंने, फिर आपके अमित वर्मा सर ने, फिर आपके इंग्लिश वाले सर ने, मैम ने, फिर आगे ऐसे क्लास नहीं ली थी। कैसी बातें करते हो आप लोग। ठीक है, चलेगा, आ जाओ सभी साथी और हम लोग शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। और शुरुआत है भारत के राष्ट्रपति। क्या है? भारत के राष्ट्रपति। तो जल्दी से आप सभी साथी आ जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति को हम लोग शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रपति आप सभी लोग लिखते जाया करिएगा। हाँ, राष्ट्रपति के संबंध में पूछा जाता है क्या कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कहां पर है भारत के संविधान में। तो आप कहिए सीधे सीधे कि भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 52 में है। बेटा कहां पर है? आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। राष्ट्रपति को अगर आप लोग कहें कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, अर्थात चुनाव अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो साफ साफ बोल दीजिए कि राष्ट्रपति को हमारी संसद व विधानसभा के सदस्य, है ना, संसद व विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, अर्थात जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना बेटा। तो राष्ट्रपति को समझो और राष्ट्रपति के नाम हम आज याद कर लेंगे। भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान कौन सा? अनुच्छेद 52। कौन सा अनुच्छेद? 52। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है? संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बेटा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात आएगी तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है अपने पद ग्रहण की तिथि से। किससे? अपने पद ग्रहण की तिथि से, है ना, पद ग्रहण की तिथि से। पद ग्रहण की तिथि से आपका कितने साल? 5 वर्ष, है ना। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष आपका क्या हो जाएगा यहां पर? सही आंसर, है ना। तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक वो इस पद पर रहता है। अगर पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करते हैं कौन? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट होता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बेटा ठीक है,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका क्या हो जाएगा यहां पर? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है शपथ? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के सीजीआई होते हैं। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाँ जी भाई, आ जाओ जल्दी से सभी लोग, सभी साथी हमारे आ जाएंगे। चलिए, अब एक अगला सवाल पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति को अपना अगर त्याग पत्र देना हो तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? है ना? आप में से कोई बताएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर दीजिए। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? और एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। हमारे सभी साथी, राष्ट्रपति को अगर अपना इस्तीफा देना हो कि भाई देखो अब मैं नहीं रहना चाहता राष्ट्रपति, क्योंकि अब मेरे पे आ गया है बुढ़ापा, है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं कि देखो अब मेरा मन नहीं है राष्ट्रपति के रूप में काम करने का, तो अब मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं। और राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? ये सवाल है एसएससी के, बड़े फेमस सवाल हैं। एसएससी में बड़ा फेमस सवाल यहां से पूछे जाते हैं। कल्पना ने कहा कि प्रधानमंत्री को, आरुषि ने कहा प्रधानमंत्री को, है, बाकी सभी विद्यार्थियों ने कहा आपका उपराष्ट्रपति को। जिन्होंने कहा है उपराष्ट्रपति, उनका एकदम सही है। तो राष्ट्रपति महोदय हमारे उपराष्ट्रपति को वोट करते, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। हाँ जी सर, कितनी क्लास हो गई? 5-6 क्लास हो गई, क्योंकि पिछले वीक क्लास चली थी, 5 क्लास चली थी पिछले वीक, और एक आपका मॉक टेस्ट लास्ट के टाइम पे मैराथन थी मॉक टेस्ट की, तो 6 क्लास पिछले वीक में पहले और एक आज। हाँ चलो, तभी तो मैं कहता हूं कि एक बार में शुरुआत से जुड़ जाए करो आप सभी साथी, जिससे कि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए कि त्यागपत्र कौन देता है इनको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देते हैं। सवाल यह भी पूछा जाता है कि इनका वेतन कितना होता है ना? वेतन पूछ लिया जाता है इनका कि राष्ट्रपति को कितना पैसा मिलता है, तो आपके हिसाब से कितना मिलता होगा? तो पहली तो ये चीज कि वेतन को निर्धारित कौन करता है? इनका वेतन निर्धारित किया जाता है भारत की संसद के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? भारत की संसद के द्वारा इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। पहली बात है ना, पहली बात। और वेतन आता कहां से है? वेतन आता है भारत की जो संचित निधि होती है। संचित निधि जानते हो क्या होता है? देखो, हम सबके घर में एक संचित निधि होती है, मतलब हम सबके घर में एक ऐसा अकाउंट किसी के नाम पे होता है, पापा मम्मी या किसी के नाम पे, कि भाई अगर मतलब जो घर में बिजनेस होती है वो सब पैसा उसका उसी में जमा हो जाता है। कोई भी लाभ होता है, कोई भी खर्चा करना होता है, तो उसी अकाउंट से सब कुछ किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं कि हमारे घर की संचित निधि है। मतलब जब भी हमारा पैसा बचता है हमें किसी काम में, तो हम इसमें ही जमा कर देते हैं और यहीं से पैसा निकाल लेते हैं और अपने खर्चे चला लेते हैं। तो वैसे ही हमारे देश का भी एक ऐसा अकाउंट है। कौन सी बैंक में है पता करो जरा, है ना? हमारे देश का भी एक ऐसा ही अकाउंट है। उस अकाउंट में देश की सारी इनकम, जैसे आप ये माउस खरीद के लाए, इस माउस पर आप जीएसटी देकर आए, है ना? जीएसटी दी ना आपने। अब इस माउस पर आपने मान लो 50 रुपए जीएसटी दी, वो भारत सरकार के पास गई, सरकार के पास जाएगी। तो अब सरकार को इस माउस पर जो जीएसटी से इनकम हुई है, ये वो इनकम उसी खाते में जमा होगी, उसी अकाउंट में जमा होगी वो इनकम। कोई भी इनकम हो, इनकम टैक्स आप भरते हैं, कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स भरती हैं, आप अपना किसी भी सामान पर जब लाते, देखो दुनिया भारत में सारे लोग टैक्स देते हैं। जो कहते हैं ना कि तुम अभी तुम कौन सा टैक्स देते हो, भारत में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता, या इनकम टैक्स देने वाले लोग ही खास नहीं होते। हम लोग भी, आप लोग भी टैक्स देते हो, आपने भी टैक्स दिया है, हर चीज पर आप भी टैक्स देते हो। जब आप अपने लिए कुछ खरीद के लाते हो ना, कोई भी, जैसे कपड़ा खरीद के लाए आप, अपनी शर्ट, तो कपड़े तो सब खरीदते हैं, तो हम कपड़ों पर भी टैक्स देकर आते हैं। अपने लिए जूते खरीद के लाते हैं, जूते पर भी हम जीएसटी देकर आते हैं। मतलब मान लो कोई जूता 1000 रुपए का है, तो हम उस पर कुछ परसेंट, जैसे 18% अगर हमने देना है, तो 180-90 रुपए के आसपास, 200 रुपए के आसपास हम उसे सरकार को टैक्स भी देते हैं इसमें से, है ना? तो हमने कोई सामान अगर खरीदा तो भैया सरकार को हमें रुपए उसमें देने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ जी। तो भाई हमें
तो वही वो सारा पैसा कहां जाता है? सरकार के उसी संचित निधि में, और वहीं से इनकी सैलरी आती है। तो इसका क्या मतलब है कि इनकी जो सैलरी है वो हम सबके जनता के पैसे से आती है। सच बात है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो संसद के विधानसभा सदस्य हो, चाहे संसद के सदस्य हो, चाहे वो कोई भी हो, उपराष्ट्रपति हो, सबकी सैलरी, सबका वेतन हमारे पैसे से। हम जो पैसा देते हैं ना इनको, जीएसटी, जब आप कोर्स खरीदते हो, जैसे आपने कोई कोर्स खरीदा, आपने मान लो प्रतिज्ञा बैच खरीदा, प्रतिज्ञा बैच कितने का है? 999 का है ना? प्रतिज्ञा बैच 999 का है। अब इस 999 पर आपको, आपने कुछ ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपने हमें दे दिया, इसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूड है, जो सरकार को चली जाएगी। जो किसको चली जाएगी? सरकार को। मेरे हिसाब से मैंने एक बार कहा था कि कम से कम पढ़ाई लिखाई पर तो, हालांकि स्कूल में नहीं लगती जीएसटी, बट स्कूल की फीस पर नहीं लगती, बट इसको भी उन्होंने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों को भी जीएसटी से बाहर रखना चाहिए था। अगर मान लो जीएसटी नहीं होती इस पर, तो यही कोर्स आपको 850 या 825 में मिल जाता, या 800 में मिल जाता आपको, है ना? मिल जाता आपको, समझ रहे हो? तो इसमें से जीएसटी भी जाती है आपकी। तो इस शिक्षा विक्षा को तो पढ़ाई से बाहर रखना, मतलब जीएसटी से बाहर रखना चाहिए था, लेकिन इस पर भी आप जीएसटी, आपने तो पे की ना जीएसटी, आपने कोर्स खरीदा, उस कोर्स की कीमत थी मान लो 830 रुपए, लेकिन 830 रुपए पर आपने 18% जीएसटी और देनी पड़ी आपको, तो वो करीब करीब 1000 रुपए का पड़ गया, या 980 970 का पड़ गया। तो इन सब पर जीएसटी लगती है, और उस जीएसटी और इन सब का पूरे देश की इनकम का पैसा उसी निधि में जाता है, और वहां से फिर खर्चा चलते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि देश के जितने खर्चे होते हैं, देश में जितने लोगों को सैलरी वेतन जाता है, उस सब से वो सब सैलरी हमारे पैसे से जाती है ना? चलेगा, तो आगे आ जाते हैं हम लोग। तो वेतन क्या हो जाएगा? संसद निर्धारित करती है, और वेतन इनको वर्तमान में जो वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति को, कितना दिया जाता है बेटा? 5 लाख रुपए प्रति महीने का वेतन है इनका। कितने का? 5 लाख रुपए प्रति महीने का, है ना? 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन मिलता है महोदय को। 5 लाख रुपए प्रति महीने का वेतन मिलता है भाई साहब को। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, हमारे सभी साथी, हाँ हमारे सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे। 5 लाख रुपए महीने का वेतन। तो ये है राष्ट्रपति से संबंधित तमाम तथ्य जो कि आपको याद करने हैं, है ना? जो कि आपको याद करने हैं। चलिए, अब राष्ट्रपति कोई व्यक्ति बनता है तो उसकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए जो होनी चाहिए बेटा, वो कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना? 35 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। तो 35 साल से कम का व्यक्ति है वो राष्ट्रपति देश में नहीं बन सकता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ और योग्यताएं होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, जैसे योग्यताएं होती हैं जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष में पहले ही लिखा चुका है ना, 35 वर्ष होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है कि नहीं बन सकता, यह चीज भी देखी जाती है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसके लिए कंपलसरी है कि वह लोकसभा का सदस्य बन सकता हो, है ना? तो ये इनकी शर्तें हैं, ये इनके पद से संबंधित तमाम प्रावधान। अब एक एक करके राष्ट्रपतियों के नाम पर हम लोग आ जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे बेटा? भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। और राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करें तो भारत के राष्ट्रपति कब बने? राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने 1950 में, 1950 में देश के राष्ट्रपति बने, और 52 तक, 1952 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 1952 में देश की संसद ने इनको चुना तो देश 1957 तक रहे। 1957 में पुनः देश के राष्ट्रपति बने, और कब तक रहे? 1962 तक रहे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति। तो राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे देश के राष्ट्रपति थे जो 12 सालों तक, है ना, और देश की संसद के द्वारा 2 बार इनको चुना गया, 52 से 57 और 57 से 62, है ना? अगर राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो ये बिहार राज्य से
थे। कहां से थे, मैं राज्य भी लिख देता हूं इन लोगों का और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे आपके, है ना, बिहार से थे। भारतीय संविधान सभा के, है ना, भारत की संविधान सभा के, सवाल बनेगा कि भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के सभापति थे ये, संविधान सभा के सभापति, बेटा कौन, संविधान सभा के सभापति थे आपके राजेंद्र प्रसाद। इस बात को भी आप लोग याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, सभापति अध्यक्ष एक ही बात है ना। दूसरे आपके राष्ट्रपति आ जाएंगे, दूसरे राष्ट्रपति हैं भारत के सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं और ये देश के राष्ट्रपति बने 1962 से 1967 तक ये देश के उपराष्ट्रपति रहे, सॉरी देश के राष्ट्रपति रहे, देश के 62 से। इनके बाद इनका नंबर, और इनका जो राज्य था वो ये मद्रास राज्य से आते थे। कहां से आते थे बेटा, मद्रास राज्य से आते थे। कहते हैं कि भारत में बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, शिक्षाविद थे, शिक्षक थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर इसीलिए भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिए, 5 सितंबर को, है ना, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ठीक है, अब आपसे एक सवाल और है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कोई बताएगा आप में से, अंतरराष्ट्रीय, देखो आरिफ क्रिकेटर, 5 सितंबर को तो हम लोग मनाते हैं भारत का शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय। गुड्डू का सही आंसर है 5 अक्टूबर, अर्थात 5 अक्टूबर को हम लोग अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो आपसे पूछ रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 62 से 67 तक देश के राष्ट्रपति रहे, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, मद्रास राज्य से थे और इन्हीं के जन्म दिवस पर भारत में हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। आज के समय पर कहा जाता है कि भारत और रूस के संबंधों को सही करने का जो श्रेय है, बहुत कुछ श्रेय जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके रूस में भारत के उस समय का जो यूएसएसआर था, संयुक्त सोवियत संघ था, उसमें भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया था इन्होंने। तो भारत के राजदूत रहे थे रूस में, कौन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहां से जब लौटे तो इनको भारत में उपराष्ट्रपति बना दिया और भारत के 10 सालों तक उपराष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए, 10 सालों तक भारत के उपराष्ट्रपति। अब तीसरे राष्ट्रपति भारत में बनते हैं कौन, तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं भारत में जाकिर हुसैन साहब। कौन बनते हैं बेटा, जाकिर हुसैन साहब भारत में तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं। जाकिर हुसैन साहब 1967 से लेकर 1969 तक देश के राष्ट्रपति रहे, मतलब केवल और केवल 2 ही साल तक देश के राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब के बारे में लिख लीजिए, इनका जन्म तो हैदराबाद में हुआ। कहां पर हुआ, हैदराबाद में, है ना, अर्थात जो आज तेलंगाना के रूप में जाना जाता है, हैदराबाद। लेकिन इनका परिवार उत्तर प्रदेश में आ गया था। इनका परिवार उत्तर प्रदेश में एक जगह है कायमगंज। कौन सी जगह है बेटा, कायमगंज एक जगह है फर्रुखाबाद जिले में, है ना, फर्रुखाबाद जिले में। तो फर्रुखाबाद में आके इनका परिवार रहने लगा था, इस बात को याद रखिए। तो आपके जो जाकिर हुसैन साहब थे, जाकिर हुसैन साहब वैसे तो जन्म इनका हैदराबाद में हुआ, लेकिन इनका परिवार जल्दी ही आपके फर्रुखाबाद जिले में आके रहने लगा। जाकिर हुसैन साहब देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, है ना। जाकिर हुसैन साहब देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जाकिर हुसैन साहब दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्य भी थे और इसके चांसलर भी रहे थे, वाइस चांसलर। इस बात को आप लोग याद रखना। आगे हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं
अब ये देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं यहां पर 67 से केवल 69 तक, जबकि 5 वर्ष होता है देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल, और ये केवल और केवल 2 साल देश के राष्ट्रपति रह पाए। तो आपका क्या हो जाएगा? प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई, अर्थात देश के पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी अपने पद पर ही मृत्यु हो गई थी या जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? तो आप साफ साफ कहिएगा कि देश के ऐसे राष्ट्रपति पहले जाकिर हुसैन साहब थे। इनके बाद देश के अगले राष्ट्रपति बनते, अर्थात चौथे राष्ट्रपति बनते हमारे देश में बीवी गिरी। कौन? बीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बनते हैं, और बीवी गिरी का जो कार्यकाल शुरू होता है वो 1969 से है ना। कब से बेटा? 1969 से 1969 से 1974 देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद जीते। आ रही बात समझ में? देश के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय, प्रथम और एकमात्र, अर्थात इनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, है ना। द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, है ना। द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। बीवी गिरी साहब की बात करें तो बीवी गिरी साहब आज का उड़ीसा जहां पर है, वहीं इनका एक छोटा सा गांव था ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में आपके कौन थे? इनका जन्म हुआ था। एक सवाल थोड़े दिन पहले एग्जाम में पूछा गया था कि भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे? तो ये सवाल आपसे पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले एसएससी के एग्जाम में कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे? तो यही तो थे बीबी गिरी साहब। बीबी गिरी साहब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, है ना। बीबी गिरी साहब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। आपको ये चीजें बहुत आसान लग रही हैं अभी, लेकिन ये परीक्षा में जब आप ऐसे फंसते हो तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते इन चीजों को, आप लोग कर जाओगे। तो आप लोग पढ़िए इन सारी चीजों को, तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे, गवर्नर भी रहे थे बीबी गिरी साहब। इस बात को आप लोग समझिए। तो बीबी गिरी साहब 1969 से लेकर 1974 तक देश के राष्ट्रपति रहे। अब 1974 में जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ तो देश के 5वें राष्ट्रपति बने आपके कौन? देश के 5वें राष्ट्रपति बने आपके फखरुद्दीन अली अहमद। कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद देश के, हाँ जी भाई, फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति बने। और फखरुद्दीन अली अहमद का जन्म असम राज्य में हुआ। कहां पर? असम राज्य में। देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे, है ना। देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और सुनो मेरी बात को ध्यान से, यहां पर क्या बात सुननी है आपको कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। और देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे आपके कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। और सुनो, फखरुद्दीन अली अहमद भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। मतलब कहने का यह है कि कार्यकाल से पहले ही निधन इनका भी हो गया। 11 फरवरी 1977 को इनका निधन हो गया। किसका? सर का, है ना। तो ये 1974 से लेकर, ये 1974 से लेकर 1977 तक देश के राष्ट्रपति रहे बेटा। हाँ जी, हाँ जी। चलो आप एक बार सभी साथी, हाँ, अब तुमने क्लास में आना बंद कर दिया। तुम सोचते हो कि फिर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो क्लास में नहीं आ रहे हैं आजकल। मतलब जब डेट तो वैसे भी जून में है आपका, आप कब इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे? आप मुझे ये बताओ। चलिए लिखा करो सारी चीजें। अब शॉर्ट नोट्स बनाओ। कितनी बार कहा है मैंने कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। सुनते ही नहीं हो तुम लोग। पीडीएफ तो मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर लिख लोगे तो कोई समस्या आ जाएगी क्या? पहली डिस्क्वालिफिकेशन आपके अंदर यही है कि आप लिखते नहीं बोर्ड से कुछ भी, और आपको पीडीएफ चाहिए होती है। ये एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन है परीक्षा के लिए।
आप डिस्क्वालिफिकेशन के काम कर रहे हैं कि बोर्ड से आप बताओ क्या दिक्कत है। आप नाम डालो सीधे, फखरुद्दीन अली अहमद, कार्यकाल लिखो, कहां से थे असम लिखो, सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति, ऐसे में क्या दिक्कत आ रही तुमको? क्या दिक्कत आ रही तुमको ऐसे में? तो मांगते रहिए फिर पीडीएफ आप। चलिए हाँ, अब क्या आ जाते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद आपका क्या हो जाएगा, असम से थे, मुस्लिम राष्ट्रपति और 1974 से लेकर 1977 तक देश के राष्ट्रपति रहे। अब इसके बाद बनते हैं अगले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, है ना, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी की अगर हम लोग बात करें, नीलम संजीवा रेड्डी की अगर हम लोग बात करें तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से थे। कहां से थे? आंध्र प्रदेश राज्य से थे नीलम संजीवा रेड्डी। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो पूछा जाएगा कि नीलम संजीवा रेड्डी कहां से थे? आंध्र प्रदेश राज्य से थे। और नीलम संजीवा रेड्डी का कार्यकाल था 1977 से लेकर 1982 बेटा। कितना? 1977 से लेकर 1982 तक नीलम संजीवा रेड्डी राज्य देश के राष्ट्रपति रहे। दूसरी बात, पहली बार ऐसा हो रहा था देश में कि कोई राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। देश में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। जिसका किसी निर्विरोध निर्वाचित का मतलब होता है कि जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, है ना, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध का मतलब जिसके सामने कोई चुनाव नहीं लड़ा। जब कोई सामने चुनाव नहीं लड़ता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट है। एक ही कैंडिडेट है तो फिर क्या, उसे अब जनता वोट करेगी तो भैया वही जीतेगा, सीधी बात है। एक ही है तो दो को तो वोट करेंगे नहीं, एक ही जब कैंडिडेट है तो एक ही को वोट किया जाएगा। तो इसको कहते हैं निर्विरोध। ये देश के पहले राष्ट्रपति, सवाल पूछा जाएगा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो कह दीजिए नीलम संजीवा रेड्डी थे। और ये एक बार 1969 में चुनाव हार गए थे बेटा। एक बार 1969 में चुनाव हार गए थे। ये अपना चुनाव हार गए थे 1969 में। 1969 में कौन बना था? बीबी गिरी। बीबी गिरी साहब के खिलाफ चुनाव लड़े, 1969 में हार गए। उन्होंने हरा दिया इनको, हार गए, कोई बात नहीं है। अब दोबारा से 1977 में चुनाव लड़ गए और इस बार तो इनके सामने ही कोई नहीं आया और ये चुनाव जीत गए। तो 1977 से लेकर 1982 तक देश के राष्ट्रपति रहे नीलम संजीवा रेड्डी। और फिर अगले 7वें नंबर पर आ जाते हैं ज्ञानी जैल सिंह। कौन आ जाते हैं बेटा? ज्ञानी जैल सिंह 7वें नंबर पर आ जाते हैं। और ज्ञानी जैल सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह पंजाब से थे। कहां से थे? पंजाब से थे, ठीक है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। इन्हीं के शासनकाल में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के कार्यकाल में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। और यही देश के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति को एक वीटो पावर मिली होती है, आप लोग जानते हैं कौन सी वीटो पावर? पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं। तो देश के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर डाला था। सवाल पूछा जाएगा कि देश के वह कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, तो कह दीजिए ज्ञानी जैल सिंह साहब थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, है ना। और इनका कार्यकाल था 1982 से 1987 तक, 1982 से लेकर 1987 तक। देश के राष्ट्रपति बनने से पहले यह भारत के गृह मंत्री भी रहे थे, इस बात को याद रखेंगे। अब इसके बाद 8वें नंबर पर देश के राष्ट्रपति आते हैं वेंकट रमन साहब। कौन आते हैं? वेंकट रमन साहब आ जाते हैं। वेंकट रमन साहब आपके तमिलनाडु से थे। अब देखो, आप देख पा रहे हैं आपके तमिलनाडु से दो हो चुके हैं। एक तो पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनके लिए मैंने लिखा है मद्रास तमिलनाडु ही है आज के समय पर। तो आपके राधा कृष्णन तमिलनाडु से थे, वेंकट रमन साहब तमिलनाडु से थे। हाँ,
इनका पूरा नाम था रामास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन जिनको कहा जाता है, समझ रहे हो। तो वेंकट रमन कहां से थे भैया, तो वेंकट रमन भी आपके तमिलनाडु से थे और भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1987 से लेकर 1992 तक कार्यभार संभाला था। 1987 से 1992 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था और इनके शासनकाल में राजीव गांधी जी की हत्या हुई, इनके कार्यकाल में। आ रही बात समझ में। फिर इनके बाद 9वें नंबर पर बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। कौन बनते हैं, शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति, है ना। शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं। इनके समय में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण काम है, देश में मील का पत्थर है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, है ना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा इन्हीं के समय पर दिया गया। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, है ना। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नगर पालिकाओं को भी इन्हीं के समय पर संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कल से मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोगों के, आपका मन है क्वेश्चन का ही तो क्वेश्चन करो। कल से 20, 25, 30 क्वेश्चन डेली होंगे और वो क्वेश्चन इतने धमाकेदार होंगे कि आपके सीधे सीधे एसएससी के एग्जाम में हिट करेंगे। एसएससी का कोई सा भी एग्जाम अगर देने की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और एसएससी के अलावा भी जो भी वनडे एग्जाम आप देना चाहते हैं उन सब के लिए बहुत जबरदस्त कल से क्वेश्चन में लाने वाला हूं। तो बाकी क्या हो जाएगा, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें शंकर दयाल शर्मा साहब की, तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले भोपाल के सीएम भी रह चुके थे। भोपाल उस समय एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, देशी रियासत, इसके मुख्यमंत्री बनाए जाते थे। हालांकि 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश में ही शामिल कर दिया गया। तो भोपाल के सीएम भी रहे थे, अर्थात ये वर्तमान एमपी राज्य से थे, है ना। इसके बाद देश के अगले राष्ट्रपति बनते हैं। अब आप में से कोई भी बता दे कि भैया देश के अगले अर्थात 10वें राष्ट्रपति कौन थे, कोई भी बता दे। हाँ, कोई भी बता दे कि देश के अगले अर्थात 10वें राष्ट्रपति कौन थे। आप में से कोई चाहेगा बताना? क्यों भाई, कोई चाहेगा बताना? हाँ, अब्दुल कलाम साहब। गलत, गलत, नहीं। 97 में कहा अब्दुल कलाम साहब बन गए। अगले थे आपके अर्थात 10वें राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण। क्या थे? के.आर. नारायण साहब। के.आर. नारायण भारत में केरल राज्य से थे। कहां से थे? केरल राज्य से। कहते हैं कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण, है ना। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण। के.आर. नारायण चीन में, चाइना में क्या रहे थे? भारत के राजदूत के रूप में काम किया था, है ना। भारत के एम्बेसडर के रूप में चाइना में काम किए थे। इस बात को आप लोग याद रखिए। तो के.आर. नारायण साहब चीन में भारत के राजदूत के रूप में काम करके आए थे। आ रही है बात समझ आपको? तो अगले क्या हो जाएंगे? के.आर. नारायण साहब हो जाएंगे। के.आर. नारायण साहब केरल से थे और इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर 2002 तक, है ना। 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 2002 तक इनका कार्यकाल था। और अगले अर्थात 11वें नंबर के राष्ट्रपति यहां पर बनते हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बनते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहां से थे? ये भी आपके कहां से थे बेटा? तमिलनाडु से, रामेश्वरम,
जो बड़ा पवित्र शहर है रामेश्वरम, तमिलनाडु से थे आपके। तो आपने एक बात देखी कि नहीं देखी कि भारत के 3 राष्ट्रपति तमिलनाडु से आए हैं। एक कौन आपके, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे वेंकट रमन, तीसरे एपीजे अब्दुल कलाम। तो भारत के 3 राष्ट्रपति आपके तमिलनाडु से आए हैं, इस बात को याद रखिए। तो अगर सवाल पूछा जाए कि भारत में किस राज्य से सर्वाधिक राष्ट्रपति बने हैं, अर्थात सबसे ज्यादा राष्ट्रपति किस राज्य से हैं, तो भारत के 3 राष्ट्रपति तमिलनाडु से हैं। हमारी बात समझ, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। पहले बिहार से थे, दूसरे तमिलनाडु से थे, तीसरे हैदराबाद में हालांकि जन्म हुआ लेकिन यूपी आ गए। चौथे की बात करें बीवी गिरी, वो वैसे तो मद्रास में ही पढ़ता था उनका, लेकिन अभी उड़ीसा में पढ़ता है उनका, जहाँ पे पैतृक गांव था। फिर उसके बाद आपके फखरुद्दीन अली अहमद साहब असम से थे। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे। उसके बाद फिर आपके जो अगले राष्ट्रपति थे वो पंजाब से थे, फिर तमिलनाडु से थे, फिर मध्य प्रदेश से थे, और फिर केरल से थे, फिर तमिलनाडु से थे। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत में कब थे, कहां से थे, तमिलनाडु से थे। इनकी बड़ी रोचक कहानियां लोगों को सुनाई जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वो कर दिखाया जो बिना संकल्प के, बिना तपस्या के कोई कर नहीं सकता। कहते हैं बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब परिवार में, पढ़ने लिखने के साधन नहीं थे, है ना, रिसोर्सेस नहीं थे, संसाधन नहीं थे, पास में स्कूल नहीं मिलते थे। तो ऐसे ही अपनी फीस की जुगाड़ कर करा के अपने गांव के एक स्कूल टीचर थे उनके पास जाते थे पढ़ने। कहते हैं कि एक बार स्कूल टीचर समुद्र के किनारे, क्योंकि रामेश्वरम समुद्र के किनारे ही है, रामेश्वरम समुद्र के किनारे इनके टीचर एक बार इनको सैर कराने ले गए कि चलो चलते हैं बीच पे। अब्दुल कलाम साहब गए और उनके कई सारे मित्र गए। तो एक बार एक चिड़िया उड़ रही थी समुद्र के ऊपर। अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि उड़ कैसे रही है, तो उनके गुरुजी ने समझाया कि ऐसे उड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ ऐसा बनाऊंगा कि जो कि उड़ सके, और विमान विज्ञान में महारत हासिल किया, विमान विज्ञान की पढ़ाई की। न केवल विमान विज्ञान की बल्कि परमाणु परीक्षण में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अग्नि जैसी मिसाइलों को विकसित करने में भारत में महत्वपूर्ण योगदान है उनका। तो भारत के एक महान वैज्ञानिक, भारत के एक महान वैज्ञानिक और भारत में एक महान शिक्षक, जब उनकी मृत्यु हुई उस समय भी वो नॉर्थ ईस्ट के विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे जब उनकी डेथ हुई। तो एक महान शिक्षक, एक महान अध्यापक और एक बेहतरीन व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार मैं बताता हूं कैसे। भारत के 5 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। 5 सालों में जो भी उनको वेतन के रूप में मिला सारा उन्होंने दान कर दिया। अब बताओ, उनका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जान पहचान का व्यक्ति उनसे मिलने अगर दिल्ली आता था, तो जब दिल्ली आज के समय पर तो अगर कोई रिश्तेदार राष्ट्रपति का आए तो क्या होगा कि भाई सारे तरफ के रोड वोड जाम करके और काफिले से ले जाया जाएगा उनको राष्ट्रपति भवन तक। लेकिन इनका कोई भी रिश्तेदार अगर दिल्ली राष्ट्रपति भवन इनसे मिलने आता था तो कोई भी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्टेशन पे नहीं होता था कि चलो नहीं भाई स्टेशन चलते हैं। तो साफ बोल देते थे कि सरकारी गाड़ी भी लेने आपको नहीं आएगी, सरकारी पैसा खर्च नहीं होगा आपकी आवभगत में, आप अपना ऑटो बुक करिए, टेम्पो पकड़िए, रिक्शा पकड़िए, जो पकड़ना पकड़िए और राष्ट्रपति भवन अपने पैसे से आ जाए। इतने ईमानदार व्यक्ति थे। एक पैसा कभी देश का या सरकार का अपने निजी हित में खर्च नहीं किया। और जो इनका निजी पैसा था, क्योंकि वेतन तो किसी भी व्यक्ति का निजी होता है, उसका तो वो कुछ भी करे, उसको भी उन्होंने दान कर दिया। कहते हैं कि जब राष्ट्रपति बने तो जब राष्ट्रपति आवास में आके रहने लगे तो कुछ 1-2 सूटकेस में इनके कुछ कपड़े और किताबें थी, और जब गए थे तो कुछ भी सामान लेकर नहीं गए यहां से। आमतौर पर अक्सर राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति आवास को खाली करते हैं तो अपने द्वारा खरीदा गया सामान वो ले जाते हैं, क्योंकि 5 साल में बहुत सामान खरीद लिया जाता है, तो वो ले जाते हैं अक्सर अपना सामान। लेकिन राष्ट्रपति जी जब यहां से गए तो कहते हैं कि कुछ एक जोड़ी उन पे कपड़े थे जब उन्होंने खाली किया इस भवन को, तो कुछ एक जोड़ी उन पे जूते थे और 2500 किताबों का जखीरा था। इसके अलावा और कुछ नहीं ले गए वो राष्ट्रपति भवन से। तो ना तो देश से उन्होंने कुछ लिया और हमेशा देश को दिया। सारी बात समझ में? चलिए यहां तक बात को आप लोग समझ गए। तो तमिलनाडु से थे और इनका कार्यकाल था 2002 से लेकर और 2002 से लेकर और 2007 तक।
है ना, कि आर नारायण साहब 1997 से 2002 तक, और ये 2002 से 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 12वां नंबर, और 12वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो देश के अगले राष्ट्रपति बनती है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की अगर हम लोग बात करें तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति, है ना, देश की पहली महिला राष्ट्रपति। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, देश की पहली महिला। इनसे पहले क्या आपने कोई महिला देखी अभी तक? हाँ, इनसे पहले कोई नाम देखा महिलाओं का राष्ट्रपति के रूप में? नहीं ना। तो पहली महिला राष्ट्रपति है। ये कहां से थी? ये महाराष्ट्र से थी। कहां से थी? महाराष्ट्र की विधानसभा में ये सदस्य रह चुकी थी, अर्थात एमएलए रही थी महाराष्ट्र की विधानसभा में। उसके बाद कुछ एक दिन राजस्थान की राज्यपाल रही। 2004 में इनको राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 से 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही, और 2007 में केंद्र से बुलावा आया और केंद्र में क्या बनी? राष्ट्रपति, अर्थात देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर इनको बिठा दिया गया और देश की राष्ट्रपति बनी बेटा। तो देश की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगी। इनका कार्यकाल की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक है। महाराष्ट्र से आती हैं, देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी। क्या थी बेटा? राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं। 13वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्या है? 13वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर अगला, और 13वें सवाल को यहां ध्यान से समझिए, सुनिए। हाँ जी, चलिए। अब 13वें राष्ट्रपति कौन बनते हैं? प्रणब मुखर्जी साहब। कौन बनते हैं बेटा? प्रणब मुखर्जी साहब देश के 13वें राष्ट्रपति। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब मुखर्जी साहब 2012 में जब देश के राष्ट्रपति बने तो उस समय ये केंद्र में संघ सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे, है ना। तो इनका जो कार्यकाल था बेटा, इनका जो कार्यकाल था प्रणब मुखर्जी का, वो 2012 से लेकर 2017 तक था। हाँ जी, 2012 से लेकर 2017 तक था। और ये कहां से थे? ये पश्चिम बंगाल से थे। कहां से थे? पश्चिम बंगाल से, है ना। प्रणब मुखर्जी की बात करें, पुराने कांग्रेसी, बहुत पुराने कांग्रेसी, और काफी समय, हाँ, इंदिरा गांधी जी के भी सहयोगी रहे, उनकी सरकार में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, है ना, महत्वपूर्ण पदों पर रहे। चलिए, हाँ बिल्कुल सही बात मनोज, ठीक है, बिल्कुल सही बात। आ रही बात समझ? हाँ, आगे आ जाते हैं। तो अब पश्चिम बंगाल 2012 से लेकर 2017 तक। अब आगे आ जाते हैं 14वें राष्ट्रपति, और 14वें राष्ट्रपति के रूप में है वर्तमान में आपके रामनाथ कोविंद साहब। अब रामनाथ कोविंद जी का 2 महीने का कार्यकाल और बचा है, 3 मान लो चलो, मई, जून और जुलाई। 25 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 3 महीने का कार्यकाल बचा है। 25 जुलाई को सर जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठीक है। नए राष्ट्रपति आ जाएंगे अब कुछ दिनों बाद। तो रामनाथ कोविंद साहब की बात करें तो देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। देश को जल्दी 15वें राष्ट्रपति मिलेंगे। एक सवाल और,
ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे भारत के जो 2 बार राष्ट्रपति रहे? राजेंद्र प्रसाद जी। उसके अलावा कोई और राष्ट्रपति रिपीट नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। अब तक 14 लोग देश में राष्ट्रपति बन चुके हैं, उसमें से एक राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति बने देश के। 2 बार उन्होंने 2 कार्यकाल संभाला। तो इस तरीके से यह पद क्रम के अनुसार 15वें और व्यक्ति क्रम के अनुसार 14वें व्यक्ति हैं जो देश के राष्ट्रपति बने हैं। रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले में गांव पड़ता है परौक, वहीं से हैं कोविंद जी। और भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले मुझे नहीं लगता कि शायद बहुत बड़े पैमाने पर कोई जान पहचान थी इनकी। आप जानते थे क्या बहुत बड़े पैमाने पर? बस जानते थे तो तब से, जब से ही बिहार के राज्यपाल बने थे। जब देश के राष्ट्रपति बने उससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। बिहार के राज्यपाल के पद से सीधे प्रमोट होकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर, अर्थात देश के राष्ट्रपति के पद पर। अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है। चलिए, कानपुर से हैं ये। अब आगे आ जाते हैं। अब सवाल ये बनता है, आपने इतना सारा पढ़ा, एक सवाल बनता है कि हमारे कौन से राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला? क्योंकि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और भारत के सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो हमारी एक समझ बनती है कि कम से कम राष्ट्रपति को तो ये सम्मान मिलता ही मिलता होगा, क्योंकि ये सम्मान सबसे बड़ा है और राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, उससे बड़ा कोई पद होता नहीं। तो सबसे बड़े पद को सबसे बड़ा सम्मान नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो आपने एक बात देखी कि देश में अब तक 14 राष्ट्रपति हो चुके। कितने? 14 राष्ट्रपति। परंतु भारत रत्न का सम्मान अब तक सिर्फ 6 राष्ट्रपतियों को ही मिला है। आ रही बात समझ में? चलिए, किस किस को, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, है ना, राष्ट्रपति बनने से पहले ही, याद रखिएगा, इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही यह सम्मान मिल गया था। जब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे 1954 में ही मिल गया था। मतलब 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई और 1954 में ये पुरस्कार इनको दे दिया। तो 1954 में, 1954 में ये सम्मान मिल गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि देश के 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी साहब। प्रणब मुखर्जी साहब को भी ये सम्मान दिया जा चुका है। तो एक आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे आपके प्रणब मुखर्जी साहब हैं। कौन है? प्रणब मुखर्जी साहब हैं, जिनको ये सम्मान दिया जा चुका है। अर्थात 2019 में इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। प्रणब मुखर्जी साहब को भी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इस बात को याद रखिए। एक और थे आपके, कौन? तीसरे थे एक बीवी गिरी, है ना, याद रखिए। बीवी गिरी को भी राष्ट्रपति भारत रत्न का सम्मान मिल चुका है। बीवी गिरी को यह सम्मान इनके राष्ट्रपति पद से हटने के बाद 1974 तक इनका कार्यकाल रहा, 1969 से 74 तक, लेकिन भारत रत्न मिला उनको 1975 में। कब मिला? 1975, 1975 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? हाँ, आ रही बात समझ में? एक और थे जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब 1967 में देश के राष्ट्रपति बने थे, है ना। जाकिर हुसैन साहब 1967 में, है ना, 1967 में देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले ही उनको उपराष्ट्रपति जब थे तब भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था 1963 में। तो याद रख लो देश के कौन कौन से राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है। इसके बाद अगर बात करें, राजेंद्र प्रसाद जी को भी यह सम्मान मिल चुका है। आ रही बात समझ में? राजेंद्र प्रसाद जी को भी ये, 5वें आपके राजेंद्र प्रसाद जी भी हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद जी को भी ये सम्मान आपका मिल चुका है। राजेंद्र प्रसाद जी को ये पुरस्कार 1962 में मिला था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 फरवरी 1963 शायद था, है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, 5 हो गए। 6वें नंबर पर आ जाते हैं आपके 11वें राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला है? बताओ जल्दी। सुकीर्ति बताओ, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिला है कि नहीं?
पंचायती राज की सिर्फ एक क्लास बची है, वो आज नहीं कल होगी, ठीक है बेटा। एक बची है, आज नहीं कल हो जाएगी और कल खत्म, सारा चैप्टर सिलेबस खत्म। एपीजे अब्दुल कलाम को, बिल्कुल सही। प्रीतम का आंसर आया 1997 में, एकदम सही है। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने से पहले, है ना, कलाम साहब को भी राष्ट्रपति बनने से पहले 1997 में, जैसे देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह सम्मान मिल गया, प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने के बाद सम्मान मिला, राष्ट्रपति नहीं रहे तब उसके बाद 12 से 17 तक राष्ट्रपति थे, लेकिन सम्मान कब मिला? कार्यकाल खत्म होने के बाद। बीबी गिरी को भी कार्यकाल खत्म होने के बाद, है ना। जाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति बनने से पहले, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद, एपीजे अब्दुल कलाम को पहले, मतलब अभी तक कोई भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं है जिनको उनके कार्यकाल के दौरान ये सम्मान दे दिया गया हो कि वो उस पद पर रहते हुए ही इस सम्मान को प्राप्त कर लिया हो। कोई भी देश में एक भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं जब जो कार्यकाल के दौरान ही भारत रत्न मिल गया हो। जबकि प्रधानमंत्रियों में बात करें तो नेहरू जी को कार्यकाल के दौरान, जब वो प्रधानमंत्री थे तो 1955 में उनको भारत रत्न, है ना। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न, गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी 1971 में उनको ये सम्मान मिल गया था। तो प्रधानमंत्री तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके कार्यकाल के दौरान ही उनको भारत रत्न मिल गया, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके कार्यकाल के दौरान ही भारत रत्न मिल गया हो। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अब आपके सामने ये 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न का सम्मान मिला। मुझे नहीं लगता कि अब आपका कुछ भी डाउट रह गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको होगी। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से हम लोग चलते रहेंगे, है ना, चलते रहेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग टॉपिक टॉपिक भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। टेंशन और चिंता बिल्कुल मत लीजिए, ताकि दोनों तरह के लोगों का फायदा हो। टॉपिक भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, है ना। बस आप अपना साथ स्वयं के साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपको मेहनत करनी है ना। टीचर आपको मार्गदर्शन दे सकता है, टीचर चीजों को सिखा सकता है, उनको याद करना आपका काम है। क्या करना है? उनको याद करना आपका काम है। टीचर किसी को नौकरी नहीं दे सकता कि लो भाई ये एमटीएस की नौकरी है तुम ले लो। वो छात्र की काबिलियत और उसकी मेहनत पर, काबिलियत मेहनत से बनती है, उसकी मेहनत पर निर्भर करती है ना। द्रोणाचार्य सबको सिखाते थे धनुष विद्या, लेकिन उनमें मेहनत अर्जुन करते थे, तो द्रोणाचार्य अर्जुन को ही धनुर्धर बना पाए, किसी और को नहीं। अगर ये द्रोणाचार्य की कला होती कि वो सबको धनुर्धर बना देते तो अर्जुन को सिर्फ क्यों? वो तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को फिर विश्व का महान धनुर्धर बना के जाते, सिर्फ अर्जुन को क्यों बना पाए? क्योंकि इसमें अर्जुन की काबिलियत थी, द्रोणाचार्य की नहीं। समझ रहे हो? तो वही मैं सेम अपने साथ कहूंगा कि मेरी एक काबिलियत नहीं है कि मैं नौकरी तुम सब में बांट दूं। आपकी काबिलियत है कि आप मेरी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं और उस ध्यान को से सुनने के बाद उस पर कितना अमल करते हैं और उसको कितना याद करते हैं। पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती, सच बात है, और पढ़ाई हमेशा इसमें मन नहीं लगता, ये भी सच बात है। लेकिन जो मन लगा लेता है, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा मुश्किल होती हैं, है ना। साइकिल शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती है, हेल्थ के लिए लाभकारी होती है, पर्यावरण के लिए लाभकारी होती है, जेब के लिए लाभकारी होती है, हर चीज के लिए साइकिल लाभकारी होती है। लेकिन उसको चलाना आसान नहीं है क्या? आसान नहीं है, समझ रहे हो? बाइक आपकी जेब के लिए भी, अब तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है, दूसरे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है, नेचर के लिए भी अच्छी नहीं है, जलवायु के लिए अच्छी नहीं है। बताओ मुझे। लेकिन वो आसान होता है, तो आपको जो बेकार काम है वो आसान लगते हैं, जो अच्छा काम है, जो आपको तरक्की दिलाएगा, वो मुश्किल होता है। और जो उस मुश्किल काम को कर लेता है, तरक्की उसी की होती है। समझ रहे हो? कोई भी काम उठा लो दुनिया में, कोई सा काम, सिर्फ पढ़ाई को तो छोड़ दो भैया, दुनिया का कोई सा काम उठा लो, अगर वो ऐसा काम है कि उसको करने के बाद लोग तारीफ करते हैं, तो हमेशा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। कोई सा भी काम उठा लो, जिसमें आपको तारीफ मिलती है वो मुश्किल काम होता है, जिसमें आपको गालियां मिलती हैं बहुत आसान काम होता है। चलिए, शुक्रिया आपका सभी का क्लास में जुड़ने के लिए, और क्लास को सभी लोग शेयर जरूर कर देंगे, लाइक जरूर करेंगे। और 17
तारीख रविवार सुबह 11 बजे। आप सब साथियों से मेरा निवेदन है कि उस इवेंट को जाकर अभी शेयर कर दीजिए, अभी लाइक करिए और रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपने फोन में, और अलार्म सेट कर लो। अगर रिमाइंडर सेट करना नहीं आ रहा है तो अलार्म कर लो 10:55 का, और 5 मिनट वो शेयरिंग के लिए दबा के शेयरिंग कर देना। आप सभी साथी बता देना कि एमटीएस वाले हैं, हवलदार वाले हैं, झुकेंगे नहीं। हाँ, तो झुकना नहीं है आपको, और शेयर कर देना उस इवेंट को दबा के, क्योंकि वो इवेंट आप सबके भविष्य की, इस भारतवर्ष के भविष्य की, इस भारतवर्ष में जितने भी हमारे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बिहार से लेके बंगाल तक, और बंगाल से लेके गुजरात तक, कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, आ रही बात समझ में, उन सभी के काम आने वाला है जीत की मसाल। भारत के भविष्य की नींव रखेगा, आप सबकी नींव रखेगा। शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।